नमस्कार दोस्तों इस लॉकडाउन में जहां पूरा देश रुका हुआ है वहीं हमने आपकी पढ़ाई को जारी रखा है। तो आप इस वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो में को शेयर ज़रूर करना। ठीक है। मैं अरुण प्रताप सिंह आज आपको मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ में हम पढ़ाएंगे आज 12th की मैथ। ठीक है। आइए देखते हैं 12th की मैथ में क्या है। बच्चों 12th की मैथ को यदि हम पढ़ने से पहले उसको हम 3 पार्टों में डिवाइड कर लें अपने पढ़ने की सुविधा के अनुसार, तो उसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसे हम आपको बता रहे हैं, पहला पार्ट अलजेब्रा, दूसरा पार्ट कैलकुलस और तीसरा पार्ट वेक्टर। दोस्तों हमारे लिखने में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन जो बोलेंगे वो हम सही बोलेंगे। आप हमारे शब्दों पर ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि उतनी सुविधाएं अभी हैं नहीं। देखिए अलजेब्रा में जो टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक अलजेब्रा में है, कुछ टॉपिक कैलकुलस में है और कुछ टॉपिक वेक्टर में है। आइए देखते हैं कि अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक हैं। अलजेब्रा में पहला टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संबंध व फलन। दूसरा मैट्रिक्स, मैट्रिसेस जिसे बोलते हैं, ये आपका आव्यूह कहलाएगा। क्योंकि हिंदी हम नहीं लिखेंगे, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तीसरा डिटर्मिनेंट, जिसको हम कहेंगे सारणिक। अगला आप प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। इसके बाद आगे एलपीपी, जिसे हम बोलेंगे रैखिक प्रोग्रामन। और फिर नेक्स्ट आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये आपका कहलाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ये जो टॉपिक हैं आपके अलजेब्रा में आते हैं। अब आगे हम देखते हैं कैलकुलस में। कैलकुलस में जो टॉपिक है उसे हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये दो टॉपिक आपके हैं कैलकुलस में। और फिर आगे है वेक्टर में। वेक्टर में आपके 2D वेक्टर और 3D वेक्टर। अब हम इनको अलग अलग डिवाइड कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब डिवाइड हुआ है तो इनमें जो पेपर आता है, जो क्वेश्चन पेपर आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इस टॉपिक के अनुसार ही क्वेश्चन भी आते हैं, उनकी नंबरिंग भी वैसे होती है। तो आइए देखते हैं कि किस टॉपिक से, किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। देखिए कैलकुलस से लगभग 40 नंबर का आता है। इसके बाद अलजेब्रा से भी 35 से 40 नंबर के आते हैं। और वेक्टर से 20 से 25 नंबर के आते हैं। दोस्तों ये जो नंबरिंग हम बता रहे हैं आपको, ये लगभग में है। 5 नंबर आपके बढ़ भी सकते हैं, 5 या 10 नंबर, और कम भी हो सकते हैं। ठीक है, जो टोटल पेपर आता है वो 100 नंबर का आता है। ठीक है दोस्तों, अब इससे हमें ये समझ मिल गई कि हमें किस टॉपिक पर, किस यूनिट पर विशेष फोकस करके पढ़ना है। ठीक है, आगे अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हम पढ़ेंगे आज अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम आज पढ़ेंगे मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स को मैट्रिसेस भी बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आव्यूह। ठीक है, देखो मैट्रिक्स होता क्या है। हम अगर यदि कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज लेते हैं, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि उसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। यदि हम इस चीज़ को समझ कर पढ़ेंगे तो ये हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे इसको। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि मैथ बहुत
टफ सब्जेक्ट होता है, तो हम आपको बता रहे हैं कि मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। बस इसको आप अपने दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़िए तो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं, चूँकि आगे हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। यदि हम इस चीज़ को समझ जाएंगे तो हमें ये आगे पढ़ने में, इसको सॉल्व करने में, इसको समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, और हमें कठिनाई का अनुभव बिल्कुल नहीं होगा। तो आइए देखते हैं ऑब्व्यू, इसका दैनिक जीवन उपयोग। पहला इसका उपयोग जो है दोस्तों, ये इसका उपयोग रैखिक समीकरण, आप लोग देखे होंगे, रैखिक समीकरण को हल करने में। मतलब क्या हुआ इसका, कि जिसमें देखते हैं कि यक्स ये इस तरीके से 2x + y + z = 3, 3x + 2y + 4 बराबर, इस तरीके जो क्वेश्चन आते हैं 4z to 3, मतलब इस टाइप के जो 2-3 ऐसे आते हैं समीकरण, उनको हल करने में इसका विशेष महत्व है। आगे हम इस चीज़ को आगे पढ़ेंगे भी कि किस तरीके से मैट्रिक्स की सहायता से हम बड़े बड़े रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारे यूज हैं इसके, कंप्यूटर विज्ञान में है, ठीक है, भौतिकी में है, लेकिन अभी हमारे जो लेवल का है वो केवल यही तक हम समझेंगे कि रैखिक समीकरण में को इसको हल करने में है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि आखिर मैट्रिक्स होती क्या है, इसमें हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी आवश्यकता, इसका विकास कैसे हुआ, आइए हम देखते हैं। दोस्तों, आप लोग जब पेपर देते होंगे तो आप अपने बैठक की व्यवस्था, सीटिंग प्लान देखते होंगे, तो जो गुरुजी सीटिंग प्लान करते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से करते हैं। और यदि आप देखे होंगे कि जब हम बाज़ार जाते हैं, ठीक है, अगर यदि हम 3 दोस्त हैं बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों दोस्त यदि 3 दुकान पर सामान लें तो उनकी हम जो रेट लिस्ट देखते हैं, देखेंगे यहाँ पर सामान और व्यक्ति, फर्स्ट व्यक्ति, सेकंड व्यक्ति, थर्ड व्यक्ति। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर उनके सामान की लिस्ट, तो हम देखेंगे यहाँ पर दूध किसी को 30 रुपये लीटर मिला होगा, किसी को 25 मिला होगा, किसी को 40 मिला होगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर चाय पत्ती, ठीक है, ये आपको किसी को 30 में मिली होगी, किसी को 50 में मिला होगा, किसी को 80 रुपये में मिली होगी, इसके क्वालिटी पर डिपेंड करती है। फिर आगे हम देख लेंगे यहाँ पर नमकीन, तो यहाँ किसी को 50 मिली होगी, किसी को 100 रुपये में, किसी को 120 में। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है, बैठक व्यवस्था, इनके जो सामान की व्यवस्था है 30 30 50 25 50 100 40 80 120 इस तरीके से। यदि इनको हम बाहर लिख लें तो ये एक अजीब, एक अलग सी व्यवस्था में लिखे हुए हैं, और यदि इनको हम एक इस बड़े ब्रैकेट में ऐसे लिख दें, किस ब्रैकेट में लिखें, बड़े ब्रैकेट में, ऐसे में इसको बड़े ब्रैकेट में लिख दें, और यहाँ भी इसको ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिख दें, तो यहाँ एक व्यवस्था का जन्म होता है, एक व्यवस्था का विकास होता है, और यहाँ जो व्यवस्था बन रही है इस व्यवस्था को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या हुआ, यदि हम यहाँ से इसकी डिफिनीशन बनाएं, इसको देखते हुए कि मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होगी, तो इसकी परिभाषा को हम देखेंगे, तो परिभाषा का मतलब क्या होगा, और ये जो परिभाषा है वो एक सामान्य परिभाषा है कि संख्याओं का ऐसा समुच्चय, जो संख्याएं लिखी गई हैं, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो आयताकार बॉक्स में, आयताकार क्रम में लिखी गई हो, ठीक है, वह व्यवस्था ऑब्व्यू कहलाती है। मतलब संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो आयताकार बॉक्स में लिखे गए हों, उस व्यवस्था को हम ऑब्व्यू कहते हैं। और हाँ, ये जो संख्याएं हैं, संख्याओं से तात्पर्य यहाँ पर होगा कि ये संख्याएं रियल भी हो सकती हैं और इमेजिनरी भी हो सकती हैं और फंक्शन भी हो सकते हैं। कहने मतलब कि जो संख्याएं यहाँ पर लिखी गई हैं वो संख्याएं आपकी रियल संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 ये भी हो सकती हैं। काल्पनिक संख्याएं भी हो सकती हैं, 2i 1 + i 3 + 4
काल्पनिक हो सकती हैं और आपके फंक्शन भी हो सकते हैं। फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे साइन यक्स फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, कास यक्स हो गए, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपके हम लिख देते हैं यहाँ पर साइन यक्स, कास यक्स, 1+x, ठीक है ना, e⁻x, ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो कहने का मतलब कि जो आव्यूह में जो नंबर होंगे, जो संख्याएं होंगी, वो संख्याएं आपकी रियल भी हो सकती हैं, वास्तविक काल्पनिक भी हो सकती हैं और फंक्शन के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसकी एक सामान्य सी परिभाषा है। ठीक है, अब इसमें हम इसके आगे इसकी एक विशेष परिभाषा है, ठीक है ना, उसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज हमने क्या सीखा कि मैथ को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही होगा। कहाँ से कितने नंबर के आते हैं ये हमने सीखा, और आव्यूह क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं और इसकी परिभाषा, ये आज हमने सीखा। अब अगला जो आगे जो होगा वो हम कल की वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ गलतियाँ हुई होंगी, ठीक है, उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।